हेलो दोस्तों। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? तो इसका उत्तर है कि लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि वहां लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहा करता था। वो लाख की सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाता था। वह लेखक को लाख की रंग बिरंगी सुंदर गोलियां बनाकर दिया करता था, जिसके कारण लेखक सदैव बदलू के पास जाता था और उसे इसी कारण से मामा के गांव जाना अच्छा लगता था। बदलू को गांव के सभी बच्चे बदलू काका कहकर बुलाया करते थे, इसलिए लेखक ने भी उनको काका कहना ही उचित समझा। बदलू भी लेखक को बहुत मानता था और उसे तरह तरह की चीजें खाने को देता था। अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? तो इसका उत्तर है कि वस्तु विनिमय का अर्थ है कि कोई चीज खरीदने पर उस चीज के बदले पैसा ना देकर कोई और वस्तु देना। जिस तरह से बदलू लाख की चूड़ियों के स्थान पर अनाज व कपड़े लिया करता था। वस्तु विनिमय की पद्धति गांव में प्रचलित है। यहाँ लोग अन्न के बदले अन्य किसी भी वस्तु से आदान प्रदान कर लेते हैं, जैसे कि खाने पीने की चीजें या कपड़ा। विनिमय की प्रचलित पद्धति अब वस्तु के बदले रुपयों को देना है। अगला प्रश्न है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? तो लेखक ने इसके माध्यम से उन कारीगरों की तरफ संकेत किया है जो हाथ से बनी वस्तुओं को बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। आज के मशीनी युग ने उन कारीगरों के हाथ काटकर मानो उनकी रोटी ही छीन ली है। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं। परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार तो किया ही है, वहीं दूसरी ओर इन कलाओं का अंत भी किया है। ऐसी अनगिनत कलाएं हैं जो लुप्त अवस्था में हैं। यही वो व्यथा है जो लेखक व्यक्त करना चाहता है। ऐसे कारीगर जो कला होने पर भी बेकार हो गए हैं और उनकी रोजी रोटी भी खत्म हो गई है। अगला प्रश्न है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? तो इसका उत्तर है कि लेखक सोचता है कि बदलू उसके मामा के गांव में लाख की चूड़ियों का श्रेष्ठ कारीगर था। उसके गांव के अलावा बाहर गांव में भी उसकी लाख की चूड़ियां खासी प्रचलित थीं, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ने लगा, उसकी लाख की चूड़ियों का मूल्य घटना आरंभ हो गया। नतीजन एक दिन इन लाख की चूड़ियों का स्थान कांच की चूड़ियों ने ले लिया और बदलू की लाख की चूड़ियों का व्यवसाय का अंत हो गया। अब कोई भी उसकी चूड़ियां नहीं पहनता था। सबको कांच की चूड़ियां भाने लगी थी। उसके व्यवसाय की यही दुर्दशा बदलू को अंदर ही अंदर कचोटती थी, परंतु अपनी इस वेदना को वह किसी को प्रकट नहीं करता था। लेखक उसके हृदय की इस वेदना को भली भांति समझता था, क्योंकि लेखक ने अपने बचपन का एक लंबा वक्त बदलू के साथ व्यतीत किया था। इस कारण उसके लिए बदलू के मन की दशा को समझना ज़्यादा आसान था। अगला प्रश्न, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? तो मशीनी युग के कारण उसका सारा व्यवसाय चौपट हो गया। उसने इस लाख की चूड़ियों के अलावा कभी और कुछ नहीं सीखा था, जिसके कारण वह बेरोजगार हो गया। अब वह कमजोर व बीमार हो गया था। उसकी बेबसी लेखक को उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगी थी। मशीनी युग ने उसका पैतृक व्यवसाय को नष्ट कर दिया। अगला प्रश्न, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती हैं, ज्ञात कीजिए।
तो लाख की वस्तुओं का निर्माण सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है। लाख से चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, गोलियाँ तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। भाषा की बात। प्रश्न है, बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से। और बदलू स्वयं कहता है कि जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियां बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती हैं। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग्य भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग्य में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। तो पहला वाक्य है, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच न आ जाए। इसका अर्थ होगा कि लाख की चूड़ियां कांच की चूड़ियों से भारी होती हैं। शायद अब औरतें लाख की चूड़ियों का भार न सह सकें। दूसरा वाक्य है, मशीनी युग है न लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। इसका अर्थ होगा कि अब मशीन का युग है, हर काम मशीन से होता है। इससे किसके जीवन पर क्या असर पड़ता है इसकी किसी को चिंता नहीं है। तीसरा वाक्य है, अब पहले जैसी औलाद कहाँ। इसका अर्थ होगा कि अब पहले की तरह बच्चे या संतान नहीं होते। आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुख से आमतौर पर यह सुनने को नहीं मिलता है जिसमें उनके हृदय में छिपा दुख और व्यंग्य देखने को मिलता है। उनका मानना है कि आजकल की संतान बुजुर्गों की अधिक सम्मान नहीं देती हैं। अगला प्रश्न है, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को तीन भागों में बांटा गया है। क, व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे लल्ला, रज्जो, आम, कांच, गाय इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जानी जाने वाली संज्ञा। ग, भाववाचक संज्ञा जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और न आकार, वजन परंतु उसका अनुभव होता है। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखिए। तो इसका उत्तर है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में होगा जमींदार, मामा, बदलू। जातिवाचक संज्ञा है स्त्रियां, चारपाई, बेटी, बच्चे, चूड़ियाँ। और भाववाचक संज्ञा है बीमार, बेरोजगार, प्रसन्नता, व्यक्तित्व, शांति और पढ़ाई। अगला प्रश्न है, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त को बखत, उम्र को उमर कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। तो पहला शब्द है उम्र जिसका परिवर्तित रूप है उमर। दूसरा शब्द है मर्द, इसका परिवर्तित रूप है मर्द। भैया जिसका परिवर्तित शब्द है भैया। ग्राम जिसका परिवर्तित रूप है गांव। अम्बा जिसका परिवर्तित रूप है अम्मा। दुर्बल जिसका परिवर्तित रूप है दुबला। तो इसके साथ ही इस पाठ के प्रश्नाभ्यास समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।